हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके पहले कुछ बेसिक्स हैं हमारे पास, वो हम पहले क्लियर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया वेक्टर, और ऐसे ही हम आज पढ़ने वाले हैं सॉलिड एंगल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज का हमारे पास पहला टॉपिक है एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया? एरिया इज एनी सरफेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कोई एक ऐसा सरफेस है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसको मैं यहाँ पे को एक डायग्राम बना के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये तीन एक्सिस हैं। ये एक एक्सिस है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। ये एक्स वाला है, ये वाई है और ये जेड है। तो यहाँ पे हम इन तीनों एक्सिस के बीच में या दो एक्सिस के बीच में हम एक एरिया बना लेते हैं। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया है मान लेते हैं। तो इस स्क्वायर का हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। और स्क्वायर की हमारे पास जो चारों साइडें होती हैं वो बराबर होती है। तो एक साइड हमारे पास हो जाएगा ए, फिर ये आ जाएगा ए, ये वाला भी हो जाएगा ए और ये भी हो जाएगा ए। सो हमारे पास बताया गया था कि एरिया कोई भी एक ऐसा सरफेस है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो उसका डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलरली होता है। तो हमारे पास जो ये एरिया दिया हुआ है वो किस एक्सिस पे बना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बना हुआ है। तो जो इसका डायरेक्शन है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सरफेस है तो इसका डायरेक्शन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर या तो आगे होगा या तो पीछे होगा। तो हमारे पास मान लेते हैं कि अगर हमें बोला गया है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ए वेक्टर बना लिया हमने। और जो ए वेक्टर है वो इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, या इसको आप ए भी लिख सकते हैं कैपिटल। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी में है, तो वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर लगाएंगे जो कि इसकी डायरेक्शन को दिखाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ एक्स एक्सिस के साथ यूनिट वेक्टर क्या आता है? आई, y के साथ आता है j और z के साथ आता है k। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास k कैप। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर k कैप। ये माइनस डायरेक्शन इसकी पीछे वाली एरिया को दिखा रहा है, वहीं जो आपका प्लस है वो आगे वाले एरिया को की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो सिमिलरली ही ऐसा हम कोई भी एक 2D स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक सर्कल लें तो हमारे पास ये सर्कल है और इस सर्कल का एरिया वेक्टर मान लेते हैं हम ए। और जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो इसका डायरेक्शन है वो या तो पीछे होगा इससे 90 डिग्री और या तो वो आगे साइड होगा यहाँ से 90 डिग्री। तो जो हमारा वेक्टर होगा वो आ जाएगा यहाँ पे एन कैप। एन कैप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एक एक्सिस को। चाहे तो आप वहाँ पे आई ले सकते हैं, जे लिख सकते हैं या के भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक 3D स्ट्रक्चर लें तो सबसे पहले हम तीन एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पे हम एक मान लेते हैं कि हमने क्यूबॉइड बनाया है। तो हमारे पास यहाँ पे इस क्यूबॉइड के लिए अलग अलग सरफेस एरियाज हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सरफेस एरिया है x और y के बीच में जो ये बना वाला एरिया है। तो जो इसका हमारे पास एरिया आएगा दैट विल बी ए वेक्टर, और वो जो ए वेक्टर हमारे पास होगा वो इसका एरिया आ जाएगा। इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक्स इंटू वाई, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए मान लीजिए उसको। और जो उसका डायरेक्शन है वो यहाँ से या तो पीछे होगा या तो आगे होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे उसका डायरेक्शन आ रहा है एक्स एक्सिस से आई, इसके साथ जे, तो जेड के साथ क्या आता है? के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के कैप। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एरिया इज any surface is a vector quantity
सेकेंड वन, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो हमारे पास एरिया है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा और जो उसका डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर, द वेक्टर ऑफ एरिया इज ए डॉट एन कैप। हमारे पास जितने भी 2D सरफेसेस होते हैं वो सारे ओपन सरफेस कहलाते हैं, और हमारे पास जितने भी 3D सरफेसेस होते हैं वो क्लोज सरफेस कहलाते हैं। 2 डायमेंशनल सरफेसेस आर ओपन सरफेसेस एंड 3-dimensional surfaces are closed surfaces. Our next topic is electric flux. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इस फाई के नीचे हम यहाँ पे लगा देते हैं ई, जिससे कि ये बता देता है कि ये फ्लक्स है लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो दैट्स व्हाई ई रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक और फाई रिप्रेजेंट द फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द टोटल नंबर ऑफ लाइन फोर्सेस पासेस थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस एरिया है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया में से मान लीजिए यहाँ पे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो इस सरफेस एरिया में से हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गई हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से निकलेंगी। जैसे कि ये हमारे पास एरिया है, तो इस एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल सीधे ये एरिया का ds, ये इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। चाहे तो इसको आप a से रिप्रेजेंट कर लीजिए, चाहे ds से रिप्रेजेंट कर लीजिए, चाहे s से रिप्रेजेंट कर लीजिए, सारी एक ही चीजें हैं। और हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे इस कंडीशन में अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो वीक है, इसीलिए इतने से एरिया में हमारे पास मात्र 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्ट्रॉन्ग कर दें, तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले रहे हैं और सेम एरिया में से, तो लगभग मान लेते हैं कि वहां से उतने एरिया में से ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास यहाँ से निकलेंगी वो हो सकता है 4 निकले या हो सकता है 5 निकले। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा होते जाएगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। और अगर हम एरिया को बढ़ाते जाएं, अगर इसके सरफेस एरिया को हम बढ़ा दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी भी और ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो फ्लक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एरिया के भी। तो अगर हम इन दोनों को ही कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कंबाइन करके, वो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ई वेक्टर, और ये आ जाएगा हमारे पास ds वेक्टर। जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगता है, और डॉट प्रोडक्ट लगने से हमारे पास हमेशा cos थीटा आता है। तो यहां पे हमारे पास एक नई चीज आ गई, थीटा। तो व्हाट इज थीटा एंगल? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। तो इसका डायरेक्शन हमारे पास यहाँ से परपेंडिकुलर दिया हुआ है टू द सरफेस। ये हमने यहाँ पे ds लिख लिया है, आप ए भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, डी ए भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने इसको ds मान लिया है, तो ये ds आ गया। और मान लेते हैं हमारे पास निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ u निकल रही है।
तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो हमारे पास थीटा है। इसीलिए हमने यहां पे लिखा हुआ है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। और यहाँ पे ये जो दोनों चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये दोनों चीज मात्र आपको समझाने के लिए लिखी है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। अगर इसको आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जितना ज़्यादा ये थीटा एंगल यहाँ पे बढ़ता रहेगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो थीटा एंगल है फिलहाल ये 30 डिग्री है, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू होती है ई डी एस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास ई डी एस √3/2। एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई जब हमारे पास कॉस की वैल्यू 30 डिग्री है। तो इसी हिसाब से अगर हम समझें, जब हमारे पास मान लेते हैं कि ये जो सरफेस एरिया है ये ds है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी E है, और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला थीटा एंगल है वो अगर 0 डिग्री है, तब अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल 0 डिग्री है हमारे पास। अगर एंगल 0 डिग्री है तो हमारे पास हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, तो हमारे पास आ जाएगा ई डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू या जो एंगल है इन दोनों के बीच का उसको 90 डिग्री बना दें, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डी एस और जो फ्लक्स निकल रहा है वो बिल्कुल ऐसे निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है वो बिल्कुल इधर नीचे साइड को निकल रही है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री। एंगल अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ई डी एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल उसके 90 डिग्री पे निकलेगी उसके परपेंडिकुलर एरिया से, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखें तो वो हो जाएगी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू द any surface area perpendicularly। या तो हम ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अगर हम यहां से इसका फॉर्मूला देखें तो फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई ए कॉस थीटा। और जो हमारे पास यहाँ पे थीटा एंगल है वो थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में बनने वाले एंगल को कहा जाता है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। एरिया को हम ds भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसकी SI यूनिट निकाले तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए। तो अगर हम यहाँ से इसके फॉर्मूला निकालेंगे यूनिट SI यूनिट तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स ऑन अ चार्ज। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एरिया, तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ये SI यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक एंगल होता है जो किसी भी पॉइंट पे बनाया जाता है किसी भी सरफेस के अगल बगल विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट, उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। मैं इसको समझा देता हूं। हमारे पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस मान लेते हैं और इस सरफेस के द्वारा टेंजेंट की मदद से किसी भी पॉइंट पे हम जो भी एंगल बना रहे हैं उस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और जो सॉलिड एंगल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। और यही एंगल अगर किसी छोटे पोर्शन पे बनेगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। इस छोटे से डायग्राम के लिए जो हमारे पास यहाँ एंगल बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, तो यहाँ के एंगल को हमने डी ओमेगा लिख लिया है। तो मैं इसके डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। द एंगल इज फॉर्म्ड at any point around the any surface by drawing tangent is called solid angle। तो अगर हम यहाँ से डी ओमेगा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं जहाँ पे डी ओमेगा का एंगल बन रहा है, और इस पॉइंट को पी मान लेते हैं जो कि सरफेस पे है। यहाँ से ओ पॉइंट से लेके और जो पी पॉइंट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम आर मान लेते हैं। और जो भी हमारे पास सरफेस है उस पर से दो चीज़ निकलती हैं, एक होता है एरिया और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको हमने थीटा माना हुआ है। जो भी एंगल हमारे पास यहाँ पे ओ पॉइंट पे डी ओमेगा बन रहा है वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा बड़ा एरिया बना हुआ है। जितना ज़्यादा एरिया बना हुआ होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे एंगल बनेगा। जितना ही बड़ा हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा का एंगल होगा उतना ही ज़्यादा एंगल बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर कॉस थीटा। और जितना दूर डिस्टेंस बनाता जाएगा ये उतना ही एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारे पास डी ओमेगा की वैल्यू होती है डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। जितना बड़ा हमारे पास एरिया होगा उतना ज़्यादा डी ओमेगा एंगल हो जाएगा हमारे पास। जितना ही ज़्यादा हमारे पास थीटा एंगल होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास एंगल बनेगा, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये हमारे पास डी ओमेगा की वैल्यू हो गई। और जो डी ओमेगा की वैल्यू होती है वो अगर किसी भी क्लोज सरफेस एरिया के इनसाइड रखा हुआ हो, किसी भी क्लोज सरफेस एरिया के अगर वो इनसाइड रखा हुआ होता है तो उसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टे रेडियन। ये कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम। इससे पहले ये बताया गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो निकल रहा है किसी भी सरफेस में से, लेकिन कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस सरफेस में से निकलेगा इसकी कोई भी बात नहीं हुई थी। तो गॉस ने यही चीज बताई कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रखा हुआ होगा उसका 1/ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर से निकलेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक क्लोज सरफेस दिया हुआ है, इस क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे। ये पॉइंट है, यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये निकल रहा है यहाँ पे। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो इस किसी भी इस पॉइंट पे, इस यहाँ पे इस क्लोज सरफेस में कहीं पे भी एक पॉइंट हो सकता है। मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास एक चार्ज रखा होगा Q। उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे प्लस Q पे हमारे पास 1
कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो हमें कह दिया जाए कि अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए तो हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 1 कूलम, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है 1.13 इंटू 10⁻11, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स जो हमें पता है वो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ से हमें पता लगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उसको हमने स्फेरिकल माना है, और यहाँ पे इसके इस O पॉइंट पे एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, और ये यहाँ से अभी हमारे पास एक सॉलिड एंगल के थ्रू इसका जो सरफेस है एक सॉलिड एंगल बना रहा है यहाँ पे, और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बिल्कुल सामने है, और उसी डायरेक्शन में इसका एरिया भी है। चाहे तो आप उसको dA लिख लीजिए, चाहे तो आप उसको ds लिख लीजिए, हमने यहाँ पे ds लिखा हुआ है। यहाँ से O पॉइंट से लेके इसके 20 तक की डिस्टेंस हमने मान ली है r। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमारे पास अगर फ्लक्स की वैल्यू हम निकालें तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास E वेक्टर और ds वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स छोटा सा है इसलिए एरिया भी छोटा है, या ऐसा कह लें एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा है, इसलिए हमने दोनों पे dd लिया हुआ है। अगर हम यहाँ से इसकी वेक्टर क्वांटिटी हटाएं तो हमारे पास आ जाएगा E ds cos थीटा, और यहाँ पे जो हमारे पास थीटा एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है, तो हमारे पास आ जाएगा d इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E ds। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। r उसको कहते हैं जो डिस्टेंस होता है, और हमारे पास यहाँ डिस्टेंस r है इसलिए हमने यहाँ पे r ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, तो r है डिस्टेंस और यहाँ पे आ जाएगा ds। अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा d फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर ds। तो हमारे पास यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यू दी हुई है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो वैल्यू बाहर निकल जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर बाहर आ गया, और अगर हमने इस ds का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, और सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4πr स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से ये 4π से ये 4π कैंसिल कर दें, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया हमारे पास। दी गॉस थ्योरम में फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आती है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोड वेरी सून।